नमस्कार, खबर दमदार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देवरिया से है। नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। 2 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। डूबते हुए बच्चों को बचाने की कोशिश में हादसा हुआ है। तरकुलवा इलाके के पचरुखिया घाट का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये पूरा मामला आपको बता दें कि नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत को लेकर है। मरने वालों में 2 बच्चे हैं। हमारे सहयोगी उमाशंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाशंकर, क्या जानकारी हादसे के बारे में? देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को पता चले कि देवरिया जनपद की बहुत दर्दनाक घटना है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 बच्चे और 3 महिलाएं हैं। ये पूरा मामला तरकुलवा थाना क्षेत्र के पचरुखिया घाट का है। बताया जाता है कि एक बच्चा जब गंडक नदी में नहा रहा था तो गहरे पानी में चला गया। उसके बाद उसको बचाने के लिए कई लोग उस नदी में उतरे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जैसे ही एक दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति नदी में उतरा वैसे ही वो भी डूबने लगा। तो इन सभी को बचाने के लिए कई लोग नदियों में छलांग लगा दिए, जिससे 3 महिलाएं और 2 युवकों की मौत हो गई है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी जिला प्रशासन ने शासन को बता दिया है और इस पर आर्थिक मदद की बात की जा रही है। घटना और सबसे बड़ी बात इसमें आओ बता दूं, इसमें कुल मिला के 7 लोग डूब रहे थे, जिसमें 2 की हालत बिल्कुल उमाशंकर, ये हादसा आखिर हुआ कैसे? देखिए, हादसे के बारे में जो प्रथम जानकारी यही मिली है कि एक बच्चा जब डूब रहा था तो उसको बचाने के लिए ये लोग नदी में उतरे, जिससे घटना घटित हुई है। और 2 बच्चे इसमें गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पे डीएम अखंड प्रताप सिंह और एसपी संकल्प शर्मा, सीओ सीएस त्रिपाठी और एसडीएम सौरभ सिंह पहुंच गए हैं। पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रही है और डीएम ने साफ तौर से कहा है कि पूरे मामले की जानकारी शासन को दी जा रही है और जो आर्थिक मदद होगा वो जल्द से जल्द ही की जाएगी। और इस पूरे घटनाक्रम पे जिला शासन की भी निगाह बनाई रखी है। और इसमें जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं ये पूरे जिला अस्पताल की हैं और सभी डेड बॉडी को पंचनामा के लिए भेज दिया गया है। मौके पर चीख पुकार मची हुई है। जी, बहुत शुक्रिया उमाशंकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं ब्रजभूषण मामले से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस दाखिल कर सकती है चार्जशीट। 15 जून को दाखिल कर सकती है चार्जशीट। बालिग पहलवानों से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल होगी। नाबालिग पहलवान के केस में स्टेटस रिपोर्ट दर्ज होगी और इसके साथ ही कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर सकती है पुलिस। ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। ब्रजभूषण मामले में बड़ा अपडेट आया है। पुलिस चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है 15 जून को चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। बालिग पहलवानों से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। नाबालिग पहलवान के केस में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की जा सकती है। सुशील पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है चार्जशीट को लेकर? जी देखिए, साफ तौर से जो दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं उन सूत्रों के मुताबिक 15 जून को दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में अपनी जांच को लेकर, जो अब तक जांच उन्होंने ब्रजभूषण सिंह को लेकर की है, उसको लेकर एक चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। वहीं नाबालिग के द्वारा जो फिलहाल 2 बार 164 का बयान दर्ज किया गया है पुलिस के द्वारा, जिसमें ये बताया जा रहा है कि दोबारा जो 164 का बयान पुलिस के द्वारा दर्ज कराया गया उसमें नाबालिग के द्वारा अपने बयान को उन्होंने वापस लिया है। तो उसकी जो रिपोर्ट होगी वो फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट के पॉक्सो अदालत में दिल्ली पुलिस दाखिल कर सकती है। चूंकि जब पहलवानों से मुलाकात हुई थी स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की, तो उनके द्वारा भी ये कहा गया था कि दिल्ली पुलिस इस मामले में 15 जून तक कोई एक बड़ा अपडेट दाखिल करके जांच करके अदालत को अपनी जानकारी देगी। तो ये माना जा सकता है कि कल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अभी तक की जो जांच है उसकी जांच की एक साझा रिपोर्ट यानी कि जो चार्जशीट के तौर पर होगी वो राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल करेगी। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। यौन शोषण के आरोपों को लेकर चर्चा में रहने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि मैं कांग्रेस का शिकार हूं। ब्रजभूषण ने कहा कि जांच हो रही है, सच सामने आ जाएगा। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाकर महिला पहलवानों ने दिल्ली में धरना दिया। उसी मामले में अब उनका ये बयान आया है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस का शिकार बने। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब जो आरोप पहलवानों ने लगाए थे उसमें दिल्ली पुलिस कभी भी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। हमारे साथ सांसद जी हैं। सर, पूरे मसले को लेकर तमाम बातें होती रही, लेकिन आज आपने मीडिया से कहा कि इस पूरे गेम के पीछे कांग्रेस है।
क्या वजह लगती है इसकी बात के पीछे? देखिए, वो एक नेचुरल सवाल था और स्वाभाविक निकल गया। कोई मैंने मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया है। मैं जिम करके आ रहा था, किसी ने मुझसे सवाल पूछा और ये जो सच्चाई थी वो मुझसे निकल गई। और इंटरव्यू अभी देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। इंटरव्यू जो समय आएगा तो दूंगा, लेकिन ये जो खड़ियंत्र चल रहे हैं इसमें कांग्रेस का हाथ तो दिखाई पड़ रहा है। हम तो पहले से कर रहे हैं, हम तो फर्स्ट डे से कर रहे हैं। मैं तो फर्स्ट डे से कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं था। सोच रहे थे मैं बड़बोला बोल सकता हूँ। कांग्रेस का हाथ है सर। कांग्रेस की कुछ लोगों का हाथ है, एक विंग का हाथ है, या पूरी कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व है? एक विपक्ष के तौर पर मुझे समझ आता है, बीजेपी सांसद है, लेकिन कुछ खास लोग हैं ना जिनको न सिर्फ आपके फेडरल समस्या है बल्कि तमाम चीजों से है। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं चूंकि जांच की रिपोर्ट आनी है और इस पर मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं, समय आने पर बोलूंगा। लेकिन कांग्रेस मेरे बचपन से ही मेरी कुंडली में बैठी है, राहु बन करके। अब समय आएगा तो बोलेंगे। ठीक, निर्दोष साबित होते हैं अगर इस पूरे मामले में कोर्ट से निर्दोष साबित होते हैं तो आगे क्या उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे जिनमें धूमिल? प्लीज। अरे सांसद जी बिल्कुल घर पर अपनी तन्मयता से बैठे हुए हैं, बिल्कुल निष्पक्ष। उनका कहना है कि पुलिस जांच करेगी, कोर्ट निर्णय लेगा। मैं इस मामले में लगातार ये कहता रहा हूं, जो कोर्ट निर्णय लेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अयोध्या पहुंचकर सीएम योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन किया और फिर सीएम ने रामलला के भी दर्शन किए। इसके बाद सीएम योगी अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा में जुट गए। यही नहीं, सीएम योगी जिले में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी करने वाले हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ सूर्यकुंड और गुप्तार घाट के विकास कार्यों का खास तौर पर निरीक्षण करेंगे। उनके आगमन को देखते हुए इन स्थानों पर भव्य व्यवस्था की गई है। सूर्यकुंड पर प्रकाश और ध्वनि पर आधारित कार्यक्रम का ट्रायल किया गया और सीएम योगी आज सरयू अतिथि गृह में रात्रि विश्राम करेंगे और कल राम मंदिर निर्माण का भी जायजा लेंगे। इसके बाद भरतकुंड पर आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी के अयोध्या दौरे की। जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, रामलला के दर्शन पूजन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उससे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर उन्होंने हनुमान जी के भी दर्शन पूजन किए। इस दौरान हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी आपको नजर आ रहे हैं, जो कि सीएम योगी के साथ मौजूद थे। तो आज रात्रि विश्राम का भी यही कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का। साथ ही साथ वो अयोध्या में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। खासतौर से दिसंबर 2023 में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाना है और जनवरी के तीसरे हफ्ते में बहुत संभव है कि रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि सभी तैयारियां सही समय पर पूरी हों, ये सुनिश्चित किया जाए। अयोध्या से निमिष गोस्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमिष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं और कल भी बहुत से कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ खास होगा कल? देखिए, मुख्यमंत्री का कल का कार्यक्रम बेहद अहम है। कल एक विशाल जनसभा है, भरतकुंड पर आयोजित है, जिसको सीएम संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर ये जनसभा रखी गई है। इसमें तमाम लोग मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक साइकिल रैली अयोध्या से लखनऊ तक के लिए निकाली जाएगी, उसको भी सीएम हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन आज का कार्यक्रम अगर बात की जाए तो आज अपने चिरपरिचित अंदाज में सबसे पहले अयोध्या पहुंचे और जो उनके शेड्यूल में नहीं था, रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन कल सुबह मुख्यमंत्री को करना था, लेकिन अपने चिरपरिचित अंदाज में सबसे पहले रामनगरी पहुंचने पर मुख्यमंत्री सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे, हनुमान जी के दर्शन पूजन किया, उनकी आरती उतारी। इस दरमियान वो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के साथ लगभग 5 मिनट तक एक कमरे में बैठकर उनसे जानकारी ली और उसके बाद फिर हनुमानगढ़ी से सीधे रामलला के दरबार में गए, भगवान रामलला के सामने दर्शन पूजन किया, आरती उतारी और रामलला के मंदिर निर्माण को नजदीक से देखा, उसके बारे में जानकारी ली। फिलहाल जो मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा था, आज मेन मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री का जो उद्देश्य है वो अयोध्या में चल रही हजारों करोड़ की विकास की योजनाओं की रियलिटी चेक का है। ये कहा जा सकता है। अभी एक समीक्षा बैठक चल रही है जो आयुक्त सभागार में चल रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री स्थलीय निरीक्षण भी तमाम उन योजनाओं का करेंगे जो पूरी हो रही हैं या होने वाली हैं। इसके साथ ही अयोध्या में जो 3 पथ बनाए जा रहे हैं इसको लेकर गुप्तार घाट का जो विकास की योजना है उसको, और सूर्य कुंड जो बनकर तैयार है, जो खूबसूरती के साथ इस समय अपने उद्घाटन के लिए तैयार है, ये कहा जा सकता है, उसका स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग आधे घंटे अपने तय समय से पहले अयोध्या पहुंचे थे और इस दरमियान उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी और रामलल्लम दर्शन पूजन किया। हालांकि जो विकास की योजनाएं हैं, जो विकास कार्य है, उन पर जो समीक्षा बैठक है वो लंबी होने वाली है। तमाम वो अधिकारी जो इस बहुत स्वाभाविक भी है उन बैठकों का लंबा होना निमिष, और ये इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि दिसंबर 2023 में कहा गया है कि मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा। जनवरी के तीसरे हफ्ते में रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। अब चूंकि 6 महीने का ही समय बचा है, ऐसे में क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि वक्त पर सारे काम पूरे हो जाएं, वहां स्थलीय निरीक्षण के जरिए निर्देश दिया जा सके कि कैसे आपको तय समय पर सारे कामों को पूरा कर लेना है और उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही भी ना देखने को मिले। मुख्यमंत्री को अयोध्या के विकास को लेकर इतने सजग हैं, लगभग ये कहा जा सकता है कि पिछले महीने में 2 बार आए थे और फिर एक बार अयोध्या आए हैं। तो अयोध्या में जो विकास की योजना चल रही है और राम मंदिर के साथ, चूंकि जनवरी 2024 में भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, ऐसे में लाखों की संख्या में जनमानस अपने आराध्य के मंदिर का दर्शन करने या बहुप्रतीक्षित मंदिर का दीदार करने अयोध्या पहुंचेगा। तो अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को त्रेता की अयोध्या दिखे। अयोध्या की जो विकास की योजना है वो समय पूर्ण बेहद ही खास होगा कल का कार्यक्रम, और अयोध्या दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई कि रामलला के मंदिर में लगाए जाने वाले महाराष्ट्र लकड़ी की बड़ी खेप अयोध्या पहुंच चुकी है। लकड़ी महाराष्ट्र के सागौन की है, जिसका इस्तेमाल भगवान रामलला के मंदिर में लगाए जाने वाले दरवाजे और खिड़की में किया जाएगा। रामलला के मंदिर में 40 दरवाजे और खिड़की लगाए जाने हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक महाराष्ट्र की लकड़ी की आयु सबसे अधिक होती है। 1000 साल तक सुरक्षित रहने वाले मंदिर के दरवाजे भी ऐसी लकड़ी से बनाए जाएंगे। भगवान रामलला का भव्य मंदिर लगभग 80% बन चुका है। वो महाराष्ट्र सरकार का ये कार्यक्रम था, उन्होंने वहाँ से कुछ लोग आए थे, अयोध्या व्यवस्था की दृष्टि से बताया मैं भी उसमें सदस्य हूँ। अभी वो चीज़ें फाइनल नहीं है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि लकड़ियाँ वहाँ से चली हैं। वहाँ के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, अन्य माननीय मंत्रीगण और लोग, करीब 300 लोग आने की व्यवस्था वो लोग कर रहे हैं यहाँ पर, और एक बड़ा कार्यक्रम होगा। और वो लकड़ी जो वहाँ महाराष्ट्र के जंगलों की, वहाँ के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं वो लेके आएंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने 1745 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। सीएम योगी ने सभी स्टूडेंट्स को टैबलेट दिए हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पहले यूपी बोर्ड नकल की वजह से बदनाम था, लेकिन हमारी सरकार ने नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। सीएम योगी ने कहा, नकल माफिया समाज के दुश्मन है। पहले यूपी बोर्ड की परीक्षा में 3-3 महीने का वक्त लगता था, लेकिन अब परीक्षा तय वक्त पर पूरी होती है। कि यूपी के लगभग 15,000 बच्चे कोटा राजस्थान में फंस गए थे। बाद में मुझे स्पेशल बसेज भेजनी पड़ी वहां से उन बच्चों को लाने के लिए। ऐसे ही प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज से भी हमने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज को भेजा, इसलिए मैं आज परिवहन मंत्री को भी बुलाया हूं कि परिवहन मंत्री भी परिवहन निगम की बसेस से फिर उन बच्चों को वहां से निकाल करके फिर उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया था। परिणाम हमारे सामने था उस समय कि भविष्य में अगर कभी कोई ऐसा संकट आए तब हमें क्या करना चाहिए। लखनऊ में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने संभव ऐप के जरिए समस्याओं को लेकर जन सुनवाई की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि समस्याओं पर लगातार काम किया जा रहा है। बिजली से जुड़ी दिक्कतों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। इस मौके पर न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड से ऊर्जा मंत्री ने खास बातचीत भी की। बिजली संकट को लेकर कई सारी शिकायतें आ रही हैं और मुख्यमंत्री ने भी इसका संज्ञान। बिजली की आपूर्ति और मांग दोनों ही एक चुनौती है। इस समय बिजली की मांग बहुत अप्रत्याशित ढंग से बढ़ी हुई है। पिछले साल की अपेक्षा हम बात करें
तो पिछले साल जो डिमांड बढ़ी थी वो भी उसके पहले के सालों से बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित बढ़ी थी। इस बार उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। पहली बार 27,000 को पार कर गया है हमारी जो मेगावाट बिजली की जो खपत होती है। कल रात की बात करूं तो 27,611 मेगावाट बिजली की मैक्सिमम डिमांड हमने सप्लाई किया है। इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने की चुनौती जो है उसे हम लोग लगातार पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे विद्युत कर्मी, विद्युत योद्धा अपने कार्य में लगे हुए हैं। बहुत मेहनत हो रही है, रात दिन काम चल रहा है, लेकिन फिर भी कई बार सप्लाई और डिमांड में मिसमैच होने के कारण हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे तार कहीं कमज़ोर होते हैं तो जल जाते हैं, ट्रांसफार्मर कहीं कमज़ोर पड़ता है तो वो जल जाता है। ऐसी परिस्थितियों के निवारण के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। यूपी सरकार ने नेपाल सीमा से लगे जिलों के मदरसों की जांच शुरू कर दी है। सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को जांच में लगाया है और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच की जा रही है। जांच में मदरसों के हालात और उनकी आमदनी के सोर्स के बारे में पता लगाया जाएगा। जांच के लिए 4 अधिकारियों की 2 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। जांच टीमें 9 जिलों का दौरा कर रिपोर्ट शासन को सौंपेंगी। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हमारी टीम जिलों में जाकर मदरसों की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रही है। उन्होंने एसपी और बीएसपी पर भी निशाना साधा। ने जो नेपाल सीमा से जुड़े हुए सटे हुए मदरसे हैं वहां पे अब सरकार पड़ताल कराएगी कि वहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है या अन्य सुविधाओं को लेकर भी पड़ताल कराई जाएगी। तमाम बिंदुओं पर ये पूरी पड़ताल होगी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये धरातल पे काम करने वाली, ठोस काम करने वाली सरकार है। खासतौर पर हमारे अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 से लेकर अब तक लगातार ईमानदारी से तमाम वो प्रयास किए जिससे आज अल्पसंख्यक समाज तरक्की की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। खासतौर पर अगर मदरसा शिक्षा की बात की जाए, जहां पिछली सरकारों में सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उस सरकार में मदरसा शिक्षा को केवल खिलवाड़ का एक साधन बनाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद में एक गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले के आरोपी बद्दो से 250 से ज्यादा सवाल पूछे गए, लेकिन बद्दो ने सवालों के जवाब दिए नहीं। शातिर अपराधी की तरह तमाम सवालों के जवाब बद्दो ने दरकिनार कर दिए। पूछताछ के दौरान बद्दो खुद को बेगुनाह बताता रहा। डेटा रिकवर के बाद ही बद्दो की रिमांड पुलिस लेगी। बद्दो फरारी के दौरान गूगल की मदद से पुलिस इंट्रोगेशन से बचने के तरीके भी सीख रहा है। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से छात्रों के धर्मांतरण के मामले में पुलिस आरोपी बद्दो से पूछताछ कर रही है। पुलिस को बद्दो के पास से 2 मोबाइल फोन मिले हैं। बद्दो के मोबाइल में पाकिस्तान के करीब 30 नंबर फीड हैं। बद्दो 2 मोबाइल में 6 ईमेल आईडी इस्तेमाल कर रहा था। इनमें एक ईमेल आईडी पर पाकिस्तान से मेल आया था। बद्दो के मोबाइल और हार्ड डिस्क की पुलिस जांच करा रही है। उधर पुलिस बद्दो पर एनएसए लगाने की भी तैयारी में है। 30 के लगभग पाकिस्तान के फोन नंबर सेव्ड होना मिला है, जिनकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही इनके पास से जो सीपीयू एवं मोबाइल फोन मिले उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। साथ ही साथ अगर इसमें पर्याप्त साक्ष्य और इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं तो इन पर एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। और संजीव जीवा हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। शूटर विजय यादव को आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने विजय को 3 दिन की कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस शूटर विजय से हत्या के पीछे कौन लोग थे, इसकी जानकारी जुटाई। हमीरपुर में पेट्रोल पंप में तेल भरवाने आए बाइक सवार ने पैसे को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। इसके बाद सेल्समैन और कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू हो गई।
काफी देर तक चले हंगामे के बाद मामला शांत हुआ। अब इस घटना का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। मामला हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र का एसपी ऑफिस के सामने का ही है। तो इस पूरे मामले में अब जांच हो रही है, क्योंकि पैसे को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। कर्मचारी और यहां पर बाइक सवार कुछ लोग आए थे, दोनों के बीच ही मारपीट भी देखने को मिली। खबर हापुड़ से, जहां पर कपूरपुर थाना क्षेत्र में विद्युत विभाग के जेई को एक उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन काटना महंगा पड़ गया। उपभोक्ता ने जेई समेत बिजली कर्मचारियों को दौड़ा लिया और उनके साथ जमकर मारपीट की। विद्युत विभाग की टीम को वहां से भागना पड़ा, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। बताया जा रहा है कि 82,000 रुपए का बकाया होने पर विभाग की टीम नगला गांव पहुंची थी, जहां कनेक्शन काटने पर उपभोक्ता भड़क गया और बिजली कर्मचारियों से गाली गलौज करते हुए मारपीट की। जेई सामाना उपकेंद्र पर तैनात, और सर मैं टॉप 10 की लिस्ट पर अपने TG2 और लाइन स्टाफ को मैंने नंगला सज्जू में भेजा था, और मेरा एक्सीडेंट 22 तारीख में हो गया था, जिसके कारण मैं मतलब चलने फिरने में असमर्थ हूँ। मेरी टांग में टांके भरे हुए हैं। तो टीम पर उन्होंने बजाया और दौड़ा दौड़ा के मारा, और 82,000 का बकाया था, और उनका नाम है जिसका कनेक्शन काट रहे थे। और चलिए इसके साथ ही खबर दमदार में इतना ही। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।